अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज हमने CS 601 डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर 12 करना है, जिसके अंदर हम टॉपिक 166 टू 179 तक का तमाम डेटा कवर करेंगे। स्टूडेंट, मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको ये दिखा चुकी हूँ। ये बुक मैंने बनाई है आपकी पेपर प्रिपरेशन के लिए, बेस्ट बुक है, जहाँ पर आपको स्लाइड्स प्लस उर्दू एंड इंग्लिश दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ही बेस्ट वे में दिए गए हैं। इसके अलावा मैं PDF भी बनाती हूँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए दोनों चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, तमाम टॉपिक्स लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 16 तक का तमाम डेटा इसके अंदर मौजूद है। तो हम अपने PDF पर चलते हैं। इस बुक और PDF का लिंक इंशाल्लाह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो स्टूडेंट, हमारा लेसन नंबर 166 है, जिसका टॉपिक है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो बेसिकली हमारे पास एब्रीवेशन है मैक की। तो हमेशा याद रखना है, मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में मैक पर बहुत तफसील से बात की थी, हमने एक एक पॉइंट को भी कवर किया था। आज हमने इसकी लेयर्स के बारे में बात करनी है। तो स्टूडेंट, डेटा लिंक लेयर के 2 हिस्से होते हैं, जिसमें सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम मैक सब लेयर कहते हैं। इसका सबसे बड़ा काम कंट्रोल करना होता है। किस चीज़ को कंट्रोल? कि जब सारी डिवाइसेस एक ही मीडियम या तार से जुड़ी हों तो कौन सी डिवाइस किस वक्त अपना डेटा भेजेगी, ये नेटवर्क का वो ट्रैफिक पुलिस है जो सड़क पर गाड़ियों के टकराव को रोकता है। तो स्टूडेंट, आपने इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से माइंड में बिठाना है कि हमारी सबसे निचली लेयर कौन सी होती है, वो हमारी मीडिया एक्सेस कंट्रोल होती है। इसका मेन जो हमारे पास पर्पस होता है वो कंट्रोलिंग करना होता है। जैसे मैंने आपको ट्रैफिक पुलिस की एग्जाम्पल दी है। जिस तरह स्टूडेंट, आपकी क्लास में फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं और सब के पास एक ही मीडियम है। मीडियम क्या है? आपका टीचर। अगर सब स्टूडेंट एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो किसी को किसी की बात समझ नहीं आएगी। यहाँ मैक का वो असूल है जिसके तहत स्टूडेंट हाथ खड़ा करता है और उस्ताद उसे बोलने की इजाज़त देता है। ये तय करता है स्टूडेंट कि एक वक्त में एक ही स्टूडेंट बोलेगा ताकि तमाम आवाज़ें आपस में मिक्स ना हो जाए। तो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको मल्टी प्रोटोकॉल्स बताया गया है, जिसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल, कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल एंड चैनलाइज्ड प्रोटोकॉल। तो स्टूडेंट, आपने ये तमाम जो पॉइंट्स हैं इंशाल्लाह इसी लेक्चर में कवर करवाए जाएंगे। बेसिकली स्टूडेंट, आपका ये लेक्चर बिल्कुल छोटा सा है क्योंकि इसके अंदर यही बेस पॉइंट्स हैं आपके, जो आपके शॉर्ट प्लस MCQs प्लस लॉन्ग तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये MCQs आ सकता है स्टूडेंट के मल्टी एक्सेस प्रोटोकॉल्स के कितनी टाइप हैं। तो आपने याद रखना है 3 टाइप्स हैं। आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टाइप्स के नाम बताएं, और आपको 5 नंबर का सवाल आ सकता है कि शॉर्टली डिफाइन करें, या फिर इनकी एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 166, जिसका टॉपिक है हमारे पास रैंडम एक्सेस 1। तो स्टूडेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा है, बेसिकली इसका भी यही काम होता है। इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं। देखें, सबसे पहले तो पॉइंट है कि देयर इज़ नो हेरारिकल अमंग द स्टेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात कि ये हमारे इसके अंदर हेरारिकल स्टेशंस नहीं होते, यानी कि जो हम हायरार्की बना लेते हैं वो स्टेशंस नहीं होते। और नन हैज़ इनहेरेंट सुपीरियर आर कंट्रोल ओवर अदर। तो स्टूडेंट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टूडेंट, तमाम जो कंप्यूटर्स होते हैं एक ही नेटवर्क या एक ही स्टेशन में बिल्कुल बराबर होते हैं। इनमें ना कोई बॉस होता है और ना ही कोई मॉनिटर होता है। जो बताएगा अपनी बारी है, यानी कि अपनी बारी लेगा वो। हर स्टेशन खुद फैसला करता है और ये फैसला करता है कि कब डेटा भेजना है। लेकिन स्टूडेंट, ऐसे ही वो डेटा नहीं भेज देता। एक प्रोटोकॉल होता है, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, उस पर अमल करना पड़ता है। तो बुनियादी असूल तो स्टूडेंट यही होता है कि पहले देखो कि रास्ता खाली है, अगर खाली है तो अपना डेटा भेज दो, अगर कोई और डेटा भेज रहा है तो उसका इंतज़ार करो। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मुझसे थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हुआ ये टॉपिक, तो आपने इंशाल्लाह मैं आपको जो प्रोवाइड करूँगी उसके अंदर MS वर्ड की फ़ाइल में जाकर मैं इसे ठीक कर दूँगी। तो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट लेसन है 168 वो है रैंडम एक्सेस 2, यानी कि ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है स्टूडेंट? हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स पर बात करनी है। तो सबसे पहली हमारे पास करेक्टरिस्टिक है नो स्टेशन सुपरियरिटी। जिस तरह हमने ऊपर बात की कि इस नेटवर्क में तमाम नेटवर्क क्या होते हैं? बिल्कुल बराबर होते हैं। किसी एक कंप्यूटर को दूसरे पर कोई फोकियत नहीं होती और ना ही कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेटर होता है जो सबको हुक्म दे।
तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि कोई भी सेंट्रल कोऑर्डिनेट नहीं होता जो कि हमारी प्री डिटरमाइन कर सके टाइम स्लॉट्स को। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है। ये आपके 5 नंबर का लॉन्ग भी पूछा जाता है आपसे। अब देखें स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे अहम स्टूडेंट, हमने ऊपर जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना उसके अंदर टाइम स्लॉट्स होते थे, लेकिन इसके अंदर टाइम स्लॉट्स नहीं होते। मिसाल के तौर पर तुमने सिर्फ उसी वक्त बोलना है, तो ऐसा वैसा कोई काम नहीं होता, जो जब चाहे अपने डेटा को सेंड कर सकता है किसी एक प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास डिसीजन टू सेंड डेटा। डिसीजन टू सेंड डेटा, तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि जब किसी स्टेशन के पास डेटा तैयार होता है तो वो अपनी मर्जी से उसे नेटवर्क में नहीं डाल सकता। उसका एक ख़ास प्रोटोकॉल है जिस पर अमल करता है ताकि ये तय हो सके कि इसे भी डेटा भेजने की इजाज़त है या नहीं। स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया था ना कि इजाज़त तो सबको होती है, लेकिन एक हमारा ख़ास प्रोटोकॉल होता है जिसके थ्रू हम ये काम करते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम रैंडम एक्सेस नेटवर्क पर काम कर रहे होते हैं रैंडम एक्सेस के थ्रू, तो क्या होता है, हम एक डिफाइंड प्रोसीजर को यूज़ करते हैं जिससे डिटरमाइन हो सके कि हमें डेटा ट्रांसमिट करने की परमिशन है या नहीं। तो ये भी आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडिया स्टेट। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, देखें, डेटा भेजने का फैसला उस वक्त होता है कि राब्ता करने वाली या फिर मीडियम की क्या हालत है। अब हालत से मुराद इडल, तो इडल क्या होता है, अगर रास्ते में कोई और ट्रैफिक या ट्रांसमिशन नहीं हो रही तो स्टेशन डेटा भेजना शुरू कर देगा। और बिजी, अगर रास्ता पहले से इस्तेमाल हो रहा है तो स्टेशन को रुकना पड़ता है और रास्ता खाली होने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो जैसे स्टूडेंट आपकी रियल लाइफ की अगर हम एग्जांपल देखें, यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप, फ़र्ज़ करें आपकी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहां हर कोई मैसेज करने की इजाज़त रखता है। सबसे पहले हमने असूल क्या पढ़ा था, नो सुपीरियरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप का हर मेंबर बराबर है, कोई भी किसी को चुप नहीं करवा सकता। और मीडियम स्टेट हमने देखा था ना कि मैसेज करने से पहले आप देखते हैं कि अभी कोई और लंबी बात तो नहीं कर रहा, ये चीज़ें हम देखती होती हैं। और ईडल का मतलब क्या होता है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल ईडल हो या फिर ग्रुप में खामोशी है तो आप अपना मैसेज टाइप करके भेज देते हैं। अगर दो स्टूडेंट आपस में बहस कर रहे हैं या बात हो रही है तो आप उनकी बात ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं। तो स्टूडेंट वैसे ऐसा तो कम ही होता है, हम व्हाट्सएप पे तो जब दिल करे मैसेजेस करते हैं, लेकिन ये हमारे असूल होते हैं। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डबल बार इसे कॉपी पेस्ट कर दिया था, तो स्टूडेंट आपने ये देख लेना है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो टॉपिक है लेसन नंबर 169 अलोहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट आपकी, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है। इंतहा के एमसीक्यूज यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखें सबसे पहली बात कि ये कब बना था, ये बना था अर्ली 1970 में। और स्टूडेंट ये वन बेस्ट मेथड माना जाता था जो हमारी रैंडम एक्सेस आने से पहले। अब स्टूडेंट इसका जो ओरिजिनल हमारे पास पर्पस क्या था कि इसका इनिशियली डिज़ाइन हमारा किस लिए हुआ था, रेडियो के लिए, वायरलेस यानी कि लैन के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए इसका डिज़ाइन बना था, रेडियो के लिए, जिसे हम वायरलेस कहते हैं। और ये यूज़ किस में हुआ था, लैन के अंदर। और स्टूडेंट अगर हम देखें कि ये जो मेथड था वो अप्लाईकेबल कहाँ था, तो ये अप्लाईकेबल था हमारे शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम में, किसी भी शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम में। तो स्टूडेंट 3 एमसीक्यूज आपके कवर हो चुके हैं। अब देखें कोलिजन इन शेयर मीडियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जब भी डेटा तैयार है तो उसे फ़ौरन भेज दो, लेकिन इसकी जो सादगी है, मतलब जैसे हमारा डेटा है उसे भेज दो, ये जो सिंप्लिसिटी थी उससे एक बड़ा मसला पैदा हुआ। वो क्या था, कोलिजन। अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेशन एक ही वक्त में डेटा भेज दें तो आपस में सिग्नल का टकराव हो जाता है और डेटा ज़ाया हो जाता है। तो स्टूडेंट आपने ये बात माइंड में रखनी है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेशन आपस में डेटा भेजेंगे तो कोलिजन हो जाएगी। और कोलिजन का मतलब क्या होता है, हमारा डेटा वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो तमाम पॉइंट्स है स्टूडेंट यहाँ पर आपको यही बताया गया। अब देखें यहाँ पर एक पॉइंट है डिसेंट्रलाइज नेचर। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी मरकज़ी कंट्रोलर नहीं होता, हर स्टेशन अपना फैसला खुद करता है कि कब उसने डेटा को भेजना है। अब स्टूडेंट ये चैलेंजेस और एफिशिएंसी पर अगर हम आए
ये भी हम कवर कर चुके हैं कि ये हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है किसी भी नेटवर्क को शेयर करने में या फिर उसके इन्वायरमेंट के अंदर। चैलेंजेस हमारे पास क्या होते हैं? एज अ नेटवर्क congestion increases, the probability of collision increases, इम्पैक्ट ओवरऑल द एफिशिएंसी। तो स्टूडेंट जैसे जैसे हमारी जो कंजक्शंस होती हैं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है डेटा का, इंक्रीज़ करता है, तो ये चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि हमारी कोलिजन ज़्यादा होगी। और स्टूडेंट हमारा जो अलोहा प्रिंसिपल है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारी डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑफ रैंडम प्रोटोकॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पूछा जाता है कि ये किसको इन्फ्लुएंस करता है, तो हमारा अलोहा प्रिंसिपल हमारी डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट को डिस्टर्ब करता है। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो डायग्राम है यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ हमारे पास पहले 4 बार बने हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कलर भी किया गया है, इनको 4 बार्स को येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट, 2 स्टेशंस के दरमियान डेटा आ रहा है और डेटा जा रहा है। तो अब इसका तरीकाकार क्या है? जब स्टूडेंट हमारा जैसे हमारे ये जो पीले रंग का बार है, ये देखें यहाँ पर, तो इसका ये हमें क्या सेंस इंडिकेट करता है? देखिए अब ये वाला जो डेटा था वो आ रहा था, ठीक है, अभी ये अपनी मंजिले मकसूद तक नहीं पहुंचा, लेकिन इसके पीछे ही ये वाला डेटा ट्रांसफ़र स्टार्ट हो गया और नेक्स्ट ये स्टार्ट हो गया। तो स्टूडेंट इससे क्या होता है, हमारी जो अलोहा की टाइम स्लॉट्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जो हमारी एक्नॉलेजमेंट होती है, जाहिर सी बात है जब दोनों क्लैप्स कर जाते हैं तो हमारा कोई भी डेटा वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। जो हमारी हमारी टाइम स्लॉट होती है वो ख़राब हो जाती है और हमारा डेटा डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखें ये वाली आपकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट, हमारा ये जो फ्लो चार्ट, इसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, तो इसकी सेंस हमारे पास क्या है? ये हमें जाहिर करता है कि अगर पहली कोशिश, जिसे हम क्या कहते हैं K0, तो आपने याद रखना है, जो हमारी ये देखें यहाँ पर आपको इंडिकेट भी किया गया है, ये रहा। तो हमारी जो पहली कोशिश होती है स्टूडेंट, उसे हम क्या कहते हैं K0। अगर ये हमारी कामयाब हो जाती है तो क्या होता है, हमारा जो फ्रेम होता है वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुली पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट अगर यही डेटा हमारा भेजने के बाद डबल हो जाए, यानी कि हमारी जो वेट एक्नॉलेजमेंट है उसको इंतज़ार करवाना पड़े, तो इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो क्या होगी? ये देखें यहाँ पर, अगर हमारा 2 मिनट, ये देखें, अगर हमारा ये जो फ्रेम है वो कोशिश कर रहा था लेकिन आगे जाके वो डबल हो जाए, यानी कि 2 क्रॉस TP। स्टूडेंट 2 क्रॉस TP मतलब ये हमारा डबल हो गया है, हमारा जो टाइम पीरियड था वो आउट होके वो डबल हो चुका है। तो मतलब क्या, हमारी जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिसीव्ड होगी या नहीं होगी? तो स्टूडेंट इसका जवाब क्या है कि अगर तो टकराव हो जाएगा। अब स्टूडेंट टकराव किसे हम कहते हैं? TB को, ठीक है। अगर हमारा टकराव हो जाएगा तो हमारा जो स्टेशन है वो क्या चुनता है? वो क्या करता है, R स्टेशन को एक रैंडम नंबर देता है और वेट करता है ताकि कोई भी टकराव ना हो। ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर K0 था जो कि उसकी नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेट थी। उसके बाद क्या हुआ, हमारा TP। देखिए TP किसको शो करता है, हमारे यहाँ पर आपको दिया भी गया है कि मैक्सिमम प्रोमोगेशन ऑफ टाइम, यानी कि जितना हमारा प्रोमोगेशन ऑफ टाइम था। तो स्टूडेंट जब हमारा प्रोमोगेशन ऑफ टाइम डबल हो जाए तो उन्होंने कहा क्या हमारा एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा? तो उसका जवाब क्या है कि अगर हमारा टकराव हो जाए तो हमारा R एक ऐसा रैंडम नंबर चुनता है जिसको इंतज़ार करना पड़ता है ताकि ये जो हमारा डेटा है उसके दरमियान कोलिजन ना हो। और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर 15 बार कोशिश करने के बाद भी कामयाबी ना मिले तो क्या होता है, K K मैक्स की कंडीशन हम लगा देते हैं और जो हमारा स्टेशन होता है वो दम तोड़ जाता है। तो यहाँ पर एब्रप्ट लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा जो स्टेशन है वो यहाँ पर दम तोड़ जाता है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको यही बताया गया है कि अगेन जो हम अटैम्प्ट कर रहे हैं ना, कहाँ तक हमारी अटैम्प्ट चलेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 तक, यानी कि K यहाँ पर आया, फेल हुआ, फिर K+1 यानी कि दूसरी अटैम्प्ट, तीसरी अटैम्प्ट, चलते चलते 15 तक जब पहुँचा तो हमारा जो स्टेशन होता है वो दम तोड़ जाता है। अब देखें नेक्स्ट हमारा है स्लॉटेड अलोहा। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें ना हम कुछ टाइम स्लॉट्स उसे अलॉट कर देते हैं ताकि हमारा जो नेटवर्क है वो काम करता रहे। अब देखें हमारा जो स्लॉटेड अलोहा है उसे हम प्योर अलोहा भी कहते हैं, और प्योर अलोहा की जो कारकर्दगी और सलाहियत होती है जो उसे बेहतर बनाती है, हमारे जो प्योर अलोहा है वो इसीलिए डेवलप किया गया था। मतलब हमारा प्योर अलोहा किस लिए बनाया गया था, हमारे अकेले अलोहा की एफिशिएंसी को
इम्प्रूव करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको यहाँ पर देखें लिखा भी हुआ है कि TRF सेकेंड एंड फोर्स स्टेशन टू सेंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेज ऑफ स्लोट्स। तो हमारे प्योर में क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेज हमारा डेटा सेंड हो रहा होता है, और टर्म कौन सी होती है, TFR। तो स्टूडेंट ये हमारा बेसिकली बस यही करता है कि हमें थोड़ी सी सहूलत मुहैया करता है, थोड़ी सी एफिशिएंसी देता है। इफ़ स्टेशन मिसेस द टाइम स्लॉट, अगर हमारा स्टेशन जो होता है वो मिस कर देता है टाइम स्लॉट्स को, तो इट मस्ट वेट अंटिल, कब तक वो वेट करेगा, बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट टाइम स्लॉट, रिड्यूसिंग वर्नेबल टाइम टू TRF वर्सेस 2 क्रॉस TRF फॉर प्योर अलोहा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए स्टूडेंट, वक्त को हम TRF सेकंड्स की स्लाइड्स में तकसीम करते हैं। कोई भी स्टेशन सिर्फ स्लॉट के शुरू में ही डेटा भेज सकता है। अगर कोई स्टेशन स्लॉट के आगाज़ में ही मिस हो जाए तो उसे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो स्लॉट होता है उसका इंतज़ार करना पड़ता है। तो स्टूडेंट यही हमारा प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल का हमें फ़ायदा क्या हुआ, देखिए ना, वैसे तो हमारा सिंपल अलोहा भी ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे जो टकराव का खतरा था वो कम होकर सिर्फ TRF रह जाता है, ठीक है। जबकि हमारा जो प्योर अलोहा था उसमें कितना खतरा था, 2 क्रॉस TRF। वेरी वेरी 2 MCQs स्टूडेंट हैं ये आपके, कि प्योर अलोहा के अंदर हमारा जो खतरा था वो कितना था, 2 क्रॉस TRF। जबकि जो हमारा सिंपल अलोहा है या फिर हमारा ये जो असूल हमने लगाया है उससे कितना रह जाता है, TRF। आपने कंफ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, और ये MCQs आपके ऑलमोस्ट तमाम पेपर्स में आया है और आपकी क्विज में भी पूछा जाता है। आसान हो रही थी स्टूडेंट, तो हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। देखें हमने यहाँ पर टाइम को ना 6 स्लॉट्स में डिवाइड कर लिया है। तो हमने ये देखें, ये येलो से अगर हम पहले देखें तो स्टूडेंट हमने अपनी 3 स्लॉट्स बनाई, ठीक है। हमने स्लॉट 2 में क्या किया, नहीं सबसे पहले हम देखते हैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2। तो इसमें स्टूडेंट हमने जो हमारी चौड़ाई थी, हमारी जो स्टेशन की चौड़ाई थी उसे हमने किससे मैयर करना है, उसे हमने TRF से मैयर किया। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, अगर हमारी स्लॉट 1 सिर्फ स्टेशन 1 को डेटा भेजे तो क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सक्सेसफुली हो जाता है। ये देखें स्टेशन 1 ने क्या किया है, स्लॉट 1 को डेटा भेजा है और वो सक्सेसफुली हो गया है। अब देखें स्लॉट 2 में स्टेशन 2 और 3 बिल्कुल एक साथ स्लॉट के शुरू में डेटा भेज देते हैं। देखिए अब स्लॉट 2 में क्या हुआ है, ये देखें यहाँ पर हमारे जो दोनों हैं वो एक ही वक्त में डेटा सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो कोलिजन का ड्यूरेशन होता है वो मैच कर जाता है, और इसी तरह हमारा जो स्लॉट 3 है, स्टेशन के 1 और 4 दोनों को आपस में क्या हो जाएगा, उनकी कोलिजन हो जाएगी। तो अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या था, तो स्टूडेंट बेसिकली ये जो डायग्राम थी वो हमें ये कॉन्सेप्ट देना चाह रही थी कि अगर स्टेशन B और C स्लॉट के आगाज़ में एक साथ डेटा भेजेंगे तो क्या होगा, वो टकरा जाएंगे, यानी कि उनका टकराव हो जाएगा। लेकिन ये देखें अब इस टकराव को बचने के लिए हमने जैसे हमने स्लॉटेड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट कि हमारी यहाँ पर जो वर्निएबल टाइम है TRF, तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है, जैसे हमारी जो प्योर अलोहा था ना उसका तो जो टाइम था या फिर उसका जो खतरा था वो बड़ा था, लेकिन इसमें कम हो गया। क्यों कम हो गया है, क्योंकि हमने इन के स्लॉट्स को T माइनस TRF कर दिया है, यानी कि टोटल स्लॉट्स के अंदर से इसको माइनस कर दिया है, और जो B और C कोलाइड कर रहे थे उनके दरमियान हमने T का डिस्टेंस डाल दिया है। तो आपने ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट, जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो तो यही है कि हमारी जो हमारी प्योर अलोहा था उसके अंदर 2 क्रॉस TRF खतरा यानी कि हमारा डेंजर, और जो हमारी स्लॉटेड थी वो कम होकर TRF रह गया है, बस यही। और ये वाला जो फॉर्मूला सर ने लिखा है ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। सबसे पहला MCQ के कैरियर सेंस मल्टी एक्सेस किसका हमारे पास किसकी फुल फॉर्म है, तो हमारे पास CM की फुल फॉर्म है। और ये भी पूछा जा सकता है कि CM का जो शॉर्ट हमारे पास फुल फॉर्म है वो क्या है, तो या फिर स्टैंड फॉर क्या है। तो आपने हमेशा माइंड में रखना है C फॉर कैरियर, S फॉर सेंस, M फॉर मल्टीपल एंड
सॉरी ए फॉर एक्सेस। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, ये भी ये हमारी जो प्रोटोकॉल था ये शेयर्ड कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा था, और इसके अंदर हमारी जो डिवाइसेस थी वो लिसन करती थी मीडियम को बिफोर ट्रांसमिटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये हमारा जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस था उसके अंदर कौन सा रूल इस्तेमाल हो रहा था, बोलने से पहले सुनो, लिसन बिफोर टॉक। तो ये भी एमसीक्यूज आता है कि हमारा ऐसा कौन सा हमारा एक्सेस मेथड है जिसके अंदर हमारा मीडियम पहले सुनता है ट्रांसमिट करने से पहले। अब देखें, इसकी भी हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले है कैरियर सेंसिंग। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे जो स्टेशंस होते हैं वो डेटा को चेक करके भेजते हैं। जैसे देखें स्टूडेंट, जैसे पहले जो हमारे हमने ऊपर पढ़े ना उनके अंदर टकराव ज़्यादा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो टकराव से बचने के लिए अपने डेटा को पहले से ही चेक कर लेते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा टकराव होता था उस डेटा को उन्होंने पहले से ही मतलब उसका काम तमाम कर दिया, और डेटा भेजने से पहले मीडियम को चेक करते हैं क्या वहाँ पर कोई सेंस है, सेंस मतलब कोई डेटा है, तभी वो अपने इडल सिग्नल को अगर वो अपने इडल सिग्नल को भेजता है, यानी कि हमारा जो सिग्नल है या फिर हमारी वायर है वो बिजी नहीं है, तो उसे पता चल जाता है, यानी उसे मैसेज मिल जाता है कि हमारा जो डेटा है, हमारा जो रास्ता है वो खाली है, और अब हम डेटा को भेज सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हमेशा याद रखें, रास्ता चेक करने के बावजूद भी कोलिजन हो सकती है, क्योंकि सिग्नल को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में कुछ वक्त लगता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोमोगेशन डिले कहते हैं। ये आपने अपने मिड टर्म में अच्छे तरीके से कवर किया है स्टूडेंट, इन पॉइंट्स को। ये जो तमाम स्टूडेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर आपके एमसीक्यूज बहुत आते हैं। जैसे अब यही देख लें आप, एस हमारा जो पॉइंट है CSDM, तो ये भी आपका स्टैंड फॉर इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। आपसे पूछा जाता है कि CSMACD स्टैंड फॉर, तो आपने याद रखना है ये हमारा होता है कोलिजन डिटेक्शन, और ये यूज़ कहाँ पर होता है, हमारे ईथर नेटवर्क के अंदर। तो स्टूडेंट आजकल जो हमारे यूज़ हो रहे हैं वो हमारे पास CSMA है, लेकिन इनकी थोड़ी सी इम्प्रूव्ड फॉर्म्स यूज़ हो रही हैं, क्योंकि आपके ये हैंड आउट और आपके लेक्चर्स पुराने हैं थोड़े से, इसमें वो तमाम चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई। अब तो इससे भी ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, गलती का तो कोई इम्कान ही नहीं रहता। अब देखें, सबसे पहले जैसे हमने पढ़ा था ना कैरियर सेंसिंग, अगर हम इसकी आसान और डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप खामोशी से पहले सुनते हैं कि क्या कोई और तो नहीं बोल रहा, या फिर अगर आप आपस में बात कर रहे हो तो पहले आप अपने दोस्त की बात को अच्छे तरीके से सुनते हैं, फिर ही आप बोलते हैं, या ऐसा तो नहीं होता ना कि आप साथ साथ ही बोलना शुरू कर दें। तो अब स्टूडेंट हमारा जो कोलिजन हमारी जो होती है हमारी अवॉइडेंस, तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट कि फ़र्ज़ करें कमरे की एक कोने में आप है और दूसरे कोने में आपका दोस्त, आप दोनों ने बिल्कुल एक ही लम्हे में महसूस किया कि खामोशी है, और बिल्कुल एक ही साथ बोलना शुरू कर दिया। चूँकि आपकी आवाज़ दूसरे तक पहुंचने में 1 सेकंड लगा, इसी दौरान दूसरा बोल पड़ा, तो क्या हुआ, टकराव हुआ। और ये जो हमारी CSM थी, यही इसमें हमें कॉन्सेप्ट इंडिकेट करवा रही थी कि हमें एफिशिएंसी तो देती है, लेकिन मसला कहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर दोनों इकट्ठे ही बात करना स्टार्ट कर दें। अब देखें यहाँ पर ये देखें, ये टर्म भी आप पढ़ के आ चुके हैं कि प्रोमोगेशन डिले कब किसे कहते हैं, हम कोलिजन के टाइम पीरियड को कहते हैं। अब देखें डायग्राम में देखें कि स्टूडेंट हमारा जो स्टेशन B है वो T1 पर है। T1 पर उसने क्या चेक किया कि ये देखें यहाँ पर कि हमारा जो रास्ता है ना वो बिल्कुल खाली है, उसने डेटा भेज दिया, लेकिन स्टेशन C तक पहुँचने में उसे टाइम लगा। ऐसा ही होता है स्टूडेंट। तो जब स्टेशन C ने वक्त C पर उसे चेक किया, जो कि T1 के फौरी बाद था, चूँकि B का जो सिग्नल था स्टूडेंट वो अभी तक C तक नहीं पहुंचा था, C ने समझा कि रास्ता खाली है और उसने भी डेटा भेज दिया। तो क्या हुआ, दोनों सिग्नल आपस में टकरा गए। और स्टूडेंट यहाँ पर जो ग्रे एरिया है ना, ये देखें, पहले इसने भेजा, यहाँ तक तो ये पहुंचा ही नहीं, इसने अगेन इसे भेज दिया, जहाँ पर ये आया और इसका जो थोड़ा सा पार्ट था वहाँ पर गया। तो क्या हुआ, इसके इफेक्ट ने इसे कैंसिल कर दिया, इसके इफेक्ट ने इसे कैंसिल कर दिया, और जो हमारा मैसेज था वो ग्रे हो गया, यानी कि हमारा मैसेज कैंसिल हो गया। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमें ये थोड़ी सी इश्यूज आते हैं अगर एक ही वक्त में
बोल पड़े। तो स्टूडेंट रियल लाइफ के एग्जांपल्स में भी यही होता है ना कि अगर हम फ़ोन पर अभी दोनों ही बोलना स्टार्ट कर दें, दोनों जो मेंबर्स होते हैं, तो ऐसा ही होता है, हमारे पास किसी एक की भी समझ नहीं आती। अब ये जो डायग्राम है इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारा जो वर्निएबल टाइम होता है वो प्रोमोगेशन टाइम के बराबर होता है, यानी कि वीटी बराबर होता है टी पी के। तो ये जो हमारी जहाँ पर हमारा जो सिग्नल वेस्ट हुआ था ना स्टूडेंट, वहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, जिसे हम वर्निएबल टाइम यानी कि SCM भी कहते हैं। तो ये आपने याद कर लेना, MCQs में आता है। डायग्राम तो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती, ये तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट कन्वे करने के लिए सर ने बनाई है। अब देखें स्टूडेंट, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक बिजी लाइन है जिसे हम कहते हैं आई प्रीसिस्टेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये तीनों प्रीसिस्टेंस। सबसे पहले तो देखें कितनी प्रीसिस्टेंस है, आपके पास 3 है, आई प्रीसिस्टेंस, नॉन प्रीसिस्टेंस एंड पी प्रीसिस्टेंस। अब जो प्रीसिस्टेंस है वो करती क्या है स्टूडेंट, प्रीसिस्टेंट का मतलब ही क्या है, जिद्दी। ठीक है, तो काम करने के तरीके जिसके अंदर अगर हमारा रास्ता बिजी हो तो स्टेशन 3 तरीकों को यूज़ करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तरीके कब यूज़ होते हैं, जब हमारा स्टेशन बिजी होता है। तो फर्स्ट जो हमारा प्रेसिस्टेंस होता है इसके अंदर क्या होता है, स्टेशन मुसलसल चेक करता रहता है, जैसे ही खाली रास्ता मिलता है तो वो 100% यकीन के साथ डेटा भेज देता है। ठीक है स्टूडेंट, और ये हमारा कहाँ पर होता है, ये जो हमारा आई प्रेसिस्टेंस होता है ये ईथरनेट में होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि आई प्रेसिस्टेंस कहाँ पर होता है, हमारे ईथरनेट में होता है, और इस पर जो हमारा कोलिजन का रेट होता है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है, क्योंकि उसने ना आओ देखा ना ताओ अपना डेटा भेजना शुरू कर दिया, सिर्फ ये देख के कि रास्ता खाली है, उसने तमाम जो प्री रेक्विजिट्स थे उनको चेक नहीं किया। अब हमारा है नॉन प्रेसिस्टेंस। तो स्टूडेंट वैसे ये वाला तो हमारा थोड़ा सा तेज़ था, ये जो मेथड था ना ये तेज़ था, लेकिन ये जो हमारा मेथड है ना ये थोड़ा सा स्लो है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, अगर रास्ता मसरूफ़ मिले तो ये एक रैंडम वक्त के लिए इंतज़ार करता है और फिर दोबारा चेक करता है। इसमें जो हमारा टकराव होता है ना वो कम होता है, लेकिन खाली रास्ता होने के बावजूद वो ज़ाया हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो स्लो बहुत है। अब हमारे पास आ गया, ये देखें यहाँ पर कंटिन्यूस सेंसेस थी, यहाँ पर क्या आ रहा है, दरमियान में वेट। याद रखना है जहाँ पर वेट आ जाएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वो होगा हमारा नॉन प्रेसिस्टेंस। अब देखें कोलिजन क्या होती है, कम हो जाती है, और एफिशिएंसी भी साथ साथ इसके कम हो जाती है। जो हमारा प्री प्रेसिस्टेंस है उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये हमारा दरमियाना सा तरीका है। अगर रास्ता खाली मिले तो स्टेशन एक इम्कान के तहत डेटा भेजता है या अगले टाइम स्लॉट का इंतजार करता है। ये देखें स्टूडेंट यहाँ पर 3 चीज़ें हैं। इम्कान हम किसे कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, सेंड इफ आर स्मॉलर देन पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वेट अ स्लॉट टाइम अदरवाइज, यहाँ पर वो वेट करेगा अपनी टाइम स्लॉट का, वेट अ बैक ऑफ टाइम, यानी कि वो इस बात का वेट करेगा कि उसे रास्ता बिल्कुल खाली, यानी कि एक नोड से दूसरे नोड तक कब तक खाली मिलेगा, और जब इसे चेक कर लेगा फिर वो वेट करेगा अपने नेक्स्ट टाइम स्लॉट का, जहाँ पर उसने आकर अपने डेटा को सेंड करना होगा। तो यहाँ पर सिर्फ यही होता है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा क्या होता है कि हमारा जो बैकअप होता है वो रिड्यूस हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट पॉइंट्स को समझना MCQs के लिहाज से, और शॉर्ट में भी नाम पूछे जाते हैं। अब 172 है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, तो मैं तो अपनी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम मिस नहीं कर सकते। अब देखें हमारा जो 72 है उसके अंदर हमने डिटेक्शन पढ़नी है। तो स्टूडेंट हमने जो ऊपर तमाम मेथड्स पढ़े हैं उनके अंदर एक जो मेन टॉपिक है वो है डिटेक्शन का। अब देखिए SM डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉलोइंग अ कोलिजन। हमारा जो CSM है वो कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं दे रहा था जो हमारी कोलिजन को क्या कर सके, स्पेसिफाई कर सके, लेकिन जो हमारा CD था उसने आर्ग्यूमेंट दिया कि हम एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप करके दिया कि हम कोलिजन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ से स्टूडेंट आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेथड था जो कोई भी प्रोसीजर स्पेसिफाई नहीं कर रहा था अपने कोलिजन को डिटेक्ट करने में, तो वो था CSM। और CD हमारा जो CSMA CD था वो क्या कर रहा था, वो एक एल्गोरिदम दे रहा था जिसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, कोलिजन को डिटेक्ट कर लेते हैं। द स्टेशन मॉनिटर्ड द मीडियम आफ्टर इट सेंड अ फ्रेम टू सी इफ ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल। तो स्टूडेंट जो हमारा एक स्टेशन मीडियम था
वो इसके बाद एक फ्रेम सेंड करता था जिसके ज़रिए हमें पता चलता था कि हमारा जो ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुली हुई है। और अगर यहाँ पर हमारी कोई कोलिजन हो जाती थी, उस फ्रेम को दोबारा हम सेंड कर देते थे। तो यही हमारा मेथड यूज़ होता है। अब यहाँ पर भी स्टूडेंट आपको यही बताया गया, देखें जब जब हमारा ए से डेटा बी की तरफ गया तो उसने ट्रांसमिशन टाइम कितना लिया, टी से लेकर T4 तक, यानी कि टी हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं ना, तो T4 माइनस T1 आया। अब देखें जब हमारे पास यही डेटा जब हमारा सी तक गया तो सी पर क्या हुआ कि इसने हमारी कोलिजन को डिटेक्ट कर लिया और इसके अंदर क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। तो इसके अंदर स्टूडेंट हमारी कौन सी टाइम स्लॉट्स आएंगी, हमारी T2 माइनस T3। देखें हमारी यहाँ पर ये देखें T2 माइनस T3 माइनस T2 के अंदर क्या हुआ, हमारी कोलिजन को उसने डिटेक्ट कर लिया और जो एरर था उसे क्या कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया। और स्टूडेंट यही जो हमारा फार्मूला है ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम अपनी ड्यूरेशन ऑफ 2 बिजी लाइंस के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसके अंदर स्टूडेंट आपको देखें, ये तो आपको टाइम स्लॉट्स के जरिए दिखाया गया था स्टूडेंट, और वही जो आपका कॉन्सेप्ट है उसे आपको डायग्राम्स के थ्रू दिखाया गया है। स्टूडेंट ऊपर वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट था उसे हमें जैसे ग्राफिकल दिखाया गया था और इसे हमें डायग्राम की सूरत में दिखाया गया, और इसके अंदर स्टूडेंट कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, जैसे हमने ऊपर देखा था वही सेम फ्लो चार्ट है। और जी हाँ, ये वाली स्लाइड स्टूडेंट आपकी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में भी आती है। सबसे पहले स्टूडेंट आपने याद रखना है कि थ्रूपुट हमारे SCMACD का ज़्यादा होता है हमारे अलोहा के थ्रूपुट से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आपके MCQs में बहुत पूछा जाता है कि थ्रूपुट किसका ज़्यादा होता है, SCMACD का, और किसका कम होता है, अलोहा का, और किस से ज़्यादा होता है, अलोहा से। इस तरह से घुमा फिरा के थोड़ा सा आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ईथरनेट है ना उसका जो स्टैंडर्ड है वो 10 बिट्स पर सेकंड है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपने माइंड में रखना है कि हमारे जो इथरनेट का ट्रांसमिशन टाइम है वो हमारा क्या है, या टाइम स्लॉट है, वो 10 Mbps है। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, हमारी जो फ्रेम ट्रांसमिशन हो रही थी, यहाँ पर हमारी फ्रेम ट्रांसमिशन यानी कि सेंड हो रहा है और यहाँ पर क्या है, हमारा पहुँच रहा है। तो स्टूडेंट हमने वाई एक्सिस को एनर्जी रखा और एक्स एक्सिस को हमने टाइम रखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही हमारा स्लॉट आता है, क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो रास्ता होता है ना वो खाली होता है। तो स्टूडेंट अगर ये इधर से आ रहा है और ये इधर से जा रहा है, क्योंकि इस भाई साहब ने भी देखा कि रास्ता खाली है और उसने भी देखा, दोनों जब आए तो दोनों में क्या हुआ, कुलयन हो गई। ठीक है, जब कुलयन हुई तो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए हमारा जो डेटा था वो स्टक हो गया, उसने उसको बारी दी, ये हमारा नेक्स्ट मूव कर गया और जो हमारा इधर से उधर आ रहा था उसकी भी ट्रांसमिशन हो गई। तो स्टूडेंट आपने इसे अपने माइंड में रखना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस एंड कुलयन एविडेंस। तो स्टूडेंट हमने पहले पढ़ा ना कि हमारी जो कुलयन थी उसे हमें बचना था। वैसे तो हम पीछे जो हमने तरीके पढ़े हैं CD और CSMA, तो उसके अंदर क्या था, हम इंतज़ार करते थे। लेकिन स्टूडेंट हमारे जैसे वाईफाई होती है, वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, तो उसमें तो हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए इतना टाइम ही नहीं होता कि हम अपने वाईफाई के लिए इतना वेट कर सकें। तो हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसके थ्रू हम अपने एरर को भी पकड़ सकें और हमें वेट भी ना करना पड़े। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है IFS। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि IFS स्टैंड फॉर इंटर फ्रेम स्पेस। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि रास्ता खाली मिलने पर आप फौरी डेटा ना भेजो, बल्कि थोड़ी देर के लिए सांस लो और इंतज़ार करो। तो स्टूडेंट आपने याद रखना है कि FS में क्या होता है कि हम थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। इसका जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है स्टूडेंट। और ये वाला जो मेथड है ना, इससे हमारी जो कुलयन होती है ना वो काफ़ी हद तक बच जाती है कि अगर हम रास्ता खाली देखें और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। और स्टूडेंट आपने ये भी याद रखना है कि जो हमारा IFS होता है वो वेरिएबल कैन आल्सो बी यूज टू प्योरिटाइज स्टेशन आर फ्रेम। तो स्टूडेंट ये हमारी प्योरिटाइजेशन मतलब कि फोकियत भी दे सकता है। ठीक है, जो हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसको डिले कर सकता है या फिर उसे
जल्दी से ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि दोनों काम कर सकता है। अब हमारे पास है कंटेंटेशन विंडो। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, रास्ता खाली मिलने के बाद वक्त के लिए मज़ीद इंतज़ार करो ताकि कोई और इसी लम्हे डेटा ना भेज दे। यानी कि अब स्टूडेंट हमें रास्ता तो खाली मिला था, हमने इंतज़ार किया, यानी कि एक रैंडमली हम और वेट करेंगे थोड़ा सा और। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे रास्ते को देखकर फिर से कोई और डेटा भेज दे, इसीलिए हम इसका वेट करते हैं। और यही जो हमने मेथड्स ऊपर पढ़े उन्हीं को हम यूज़ करते हैं। और लास्ट में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम एक एक्नॉलेजमेंट भेज देते हैं। आपका जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो होता है आपकी एक्नॉलेजमेंट। ये देखें स्टूडेंट, हाँ हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि हमारा जो रास्ता है वो खाली है, लेकिन हमने क्या किया, हमने वेट किया। क्यों वेट किया? क्योंकि हो सकता है जो पहले से ट्रांसमिशन हो रही थी वो हो जाए, यानी कि हमने सांस लिया, ठीक है। और उसके बाद हम जब कंटेंटेशन विंडो पर आए तो हमने अगेन थोड़ा सा वेट किया। क्यों? इसीलिए ताकि हमारे जो नेबर्स हैं उन्हें पता चल जाए कि हम डेटा तैयार करने वाले हैं या सेंड करने वाले हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट जब हम डेटा भेज चुके हैं तो हमें हमारे जो नेबर्स हैं उनको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है कि ये डेटा को सेंड कर चुके हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट भी टॉपिक हमारा यही है, लेकिन इसी को थोड़ा सा लंबा चौड़ा करके बयान किया गया है। स्टूडेंट एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये तमाम चीज़ें आपके माइंड में आ जाएंगी। देखें मिसाल के तौर पर आपका कैंटीन पर खाना लेना, फ़र्ज़ करें स्कूल की कैंटीन पर बहुत रश है और कोई भी लाइन नहीं है। अब कैंटीन की खिड़की से देखते हैं क्या अभी कोई खाना ले रहा है, तो ये हमारा क्या है, हमारी कैरियर सेंस है। ये देखें यहाँ पर भी आपको ये बताया गया है कि आपने देखा कि क्या कोई खाना ले रहा है, ये हमारा कैरियर सेंस था। फिर हमने क्या किया कि जैसे ही हमारा जो पहले से खाना ले रहा था या जो भी था वो हटता है तो हम 2 सेकंड के लिए रुकते हैं। आप फौरी से नहीं झपटते बल्कि तमीज़ के साथ आप मतलब विंडो के पास जाते हैं जो आपकी कैंटीन की विंडो होती है। तो ये हमारी क्या होता है, IFSM, यानी कि यहाँ पर आए हम। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारी कंटेंटेशन विंडो थी, फिर आप जहन में ऑलमोस्ट 10 to 15 सेकंड के लिए सोचते हैं कि मैं अगर कोई और भी रैंडम स्लॉट बढ़ाऊंगा और इसी वक्त आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा तो क्या होता है स्टूडेंट, आपकी जो बाकी कोई आने वाला या जाने वाला उसके साथ क्या हो सकता है, टकराव हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, आप इसी वक्त आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते बल्कि आप रुक जाते हैं और आप अपनी गिनती वहीं रोक देते हैं। फिर जब रास्ता साफ होता है तो आप फिर से अपना जो भी आपने लेना होता है वो ले लेते हैं। और एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है कि आप दुकानदार जो आपको समोसा दे देता है और आप अपना जो समोसा लेकर आराम के साथ खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट यही काम होता है। बस आपने इस छोटी सी एग्जांपल से इन तमाम पॉइंट्स को माइंड में रखना है। यहाँ पर भी स्टूडेंट यही चीज़ें आपको दिखाई गई हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कंट्रोल्ड एक्सेस। अब इसके अंदर क्या होता है, वहाँ पर वो खुद ब खुद कर रहा था ना, लेकिन यहाँ पर ना हमने उसे एक मेथड दे दिया जिसके थ्रू वो क्या करेगा, वो अपने जो टकराव है उसको कंट्रोल करेगा। स्टूडेंट हमारे जो वायरलेस नेटवर्क होता है जैसे वाईफाई, वो सिर्फ रास्ता चेक करना उसमें काफ़ी नहीं होता, क्योंकि कुछ स्टेशन एक दूसरे से छुपे हुए हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि कुछ स्टेशन होते हैं वो एक दूसरे से छुपे हो सकते हैं। इसीलिए जो हमारा CD या CSMA CD था उसने कुछ हिफाजती तरीके अपनाए। उसके अंदर स्टूडेंट जैसे हमने ऊपर पढ़ा IFS था, फिर हमारी कंटेंटेशन विंडो थी, फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट है और थर्ड पर जो हमने पीछे नहीं पढ़ा स्टूडेंट, तो वो हमारा था NAV। अब देखें N फॉर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स में यही चीज़ें कवर करवाई गई हैं। जी हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको बताया तो नहीं गया, लेकिन आपके सर ने आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको कवर करवाया है कि N स्टैंड फॉर नेटवर्क एंड A फॉर एलोकेशन एंड V फॉर वेक्टर, यानी कि एक ऐसी घड़ी या टाइमर जो बाकी तमाम स्टेशन को बताता है कि इतनी देर तक रास्ता मसरूफ है और तुम खामोश हो जाओ, तो उसे हम क्या कहते हैं, NAV, यानी कि जो हमें नेविगेट कर रहा होता है या नेविगेशन कर रहा होता है। वैसे स्टूडेंट ये जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए हैं ये आपके जो लास्ट लेक्चर था उसी के रिलेटेड थे, लेकिन आपके सर ने इसकी जो तमहीद थी यहाँ पर भी बांधी थी, तो इस वजह से मैंने आपको ये पॉइंट्स अगेन रिपीट भी करवा दे। देखिए स्टूडेंट, कंट्रोल का मतलब ही क्या है, डिसिप्लिन वाला नेटवर्क। तो हमारा जो रैंडम एक्सेस होती है, जैसे हमारा अलोहा था, इसमें कोई अपनी मर्जी से बोल रहा था,
लेकिन यहाँ पर कोई स्टेशन अपनी मर्जी से डेटा नहीं भेज सकता जब तक कि उसे इजाज़त ना मिले या उसकी बारी ना आए। इस तरीके से हमारे जो कलेक्शन के चांसेस थे वो ज़ीरो हो जाते थे। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले हमारा रिजर्वेशन मेथड। तो इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, हम रिजर्व कर लेते हैं। इस जो मेथड होता है इसके अंदर डेटा भेजने से पहले हम सीट बुक करवाते हैं। ठीक है, वक्त को हम मुख्तलिफ इंटरवल में बांट देते हैं। हर वक्फे के बाद एक छोटा सा रिजर्वेशन फ्रेम होता है। अगर किसी स्टेशन ने डेटा भेजना है तो वो इस फ्रेम के अंदर अपने नाम का मिनी स्लॉट बुक करवा लेता है। देखें क्या पढ़ा हमने, मुख्तलिफ स्लॉट हैं, ये देखें डिफरेंट हमारे स्लॉट फ्राहम कर दिए जाते हैं। क्या होता है, हर स्लॉट के बाद एक छोटा सा वक्फा होता है जिसे हम रिजर्वेशन फ्रेम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर हमने डेटा भेजना है तो हम एक छोटी सी मिनी स्लॉट अपनी बुक करवा लेते हैं और अपने डेटा को भेज देते हैं। जैसे स्टूडेंट आप किसी बस या सिनेमा में जाने से पहले अपनी सीट रिजर्व करवाते हैं। अगर आपने सीट बुक नहीं की होती तो आप सफ़र नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह आप स्टेशन में रिजर्वेशन फ्रेम पर अपनी सीट बुक किए बगैर डेटा को नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ें बताई गई। नेक्स्ट हमारा आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, दोनों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके कंट्रोल्ड एक्सेस में बयान किए गए हैं, लॉन्ग में आते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारा पूलिंग मेथड क्या होता है, ये तरीका स्टूडेंट हमारे टीचर और स्टूडेंट वाला है। जैसे हमारे टीचर स्टूडेंट का मॉडल काम करता है ना, ये बिल्कुल ऐसा ही। जैसे एक प्राइमरी स्टेशन होता है और बाकी तमाम सेकेंडरी स्टेशन उसके मातहत होते हैं या फिर उसके कंट्रोल में होते हैं। तमाम डेटा का तबादला प्राइमरी स्टेशन के ज़रिए होता है और सेकेंडरी डिवाइस सिर्फ बॉस के तौर पर हुक्म करती है। ये जो पॉइंट्स है ना स्टूडेंट, इसमें यही बताया गया है कि काम करने वाला बंदा कौन है, हमारा प्राइमरी स्टेशन है। ठीक है, और जो अंडर है वो कौन है, हमारा सेकेंडरी स्टेशन है। जैसे स्टूडेंट एक क्लासरूम जहाँ पर जो टीचर होता है वो क्या होता है, प्राइमरी यानी कि बॉस होता है, और सेकेंडरी क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स खुद होते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दी गई थी, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखें हमारे प्राइमरी स्टेशन ने SEL खुद को डेटा भेजना हो तो वो पहले फ्रेम भेजकर पूछता है क्या तुम रेडी हो। जब रसीद मिल जाए तो वो क्या करता है, डेटा को भेज देता है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर उसने क्या किया, खुद से ही पूछा क्या तुम फारिग हो, तो उसने कहा, एक्नॉलेजमेंट दी, उसने डेटा भेजा। जब डेटा पहुंच गया तो उसने उसे वापस कह दिया। अब देखिए जब हमारा पोल के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जब प्राइमरी स्टेशन बारी बारी सबसे पूछ लेता है क्या तुम्हारे पास कोई डेटा है यानी कुछ है, तो हमारा NA की जो हमारी ये देखें जो पिक्चर 1 में है, हमारा जो कंप्यूटर है या हमारा नोड है वो स्टेशन से कहता है कि जी हाँ भेज दिया। तो जो हमारा B होता है वो भी उसे एक्नॉलेज कर देता है। इसी तरह स्टूडेंट हमारा जो प्रोसीजर होता है वो बार बार चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टोकन पासिंग। स्टूडेंट ये भी हमारा कंट्रोल्ड का ही मेथड है। ये तीनों मेथड ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट आपने वो रिंग टिपोलॉजी पढ़ी थी ना मिड में, तो सेम ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है कि टोकन पासिंग, सबसे पहली बात कि टोकन पासिंग एक सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीका है। इसमें नेटवर्क के तमाम कंप्यूटर्स एक लॉजिकल रिंग की शक्ल में जुड़े होते हैं। इस नेटवर्क में एक ख़ास पैकेट घूमता है जिसे हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। डैट इज़, सिर्फ यही बात है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इसका असूल क्या है, सिर्फ वो कंप्यूटर डेटा भेज सकता है जिसके पास उस वक्त टोकन मौजूद हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट, जिसके पास टोकन है वो डेटा भेज सकता है और जिसके पास नहीं है वो नहीं भेज सकता। जब किसी ने डेटा भेज लिया वो टोकन को खाली करके अगले कंप्यूटर को दे देता है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट जो हमारा प्रीडिसेसर होता है यानी कि जो स्टेशन जो पहले आया होता है तो वो क्या करता है, वो स्टेशन के दायरे में सबसे पहले आता है। जो सक्सेसर होता है वो क्या करता है, वो दायरे में बाद में आता है। तो ये जो डायग्राम है यही हमें कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रही है। स्टूडेंट ये देखिए हमारा ड्यूल रिंग मतलब कि आपस में जो टोकन पासिंग हो रही होती है। बस रिंग भी हमने पढ़ी थी। और स्टार में क्या होता है, हुआ कुछ भी नहीं है, बस जो हमारे कंप्यूटर को जोड़ने की तरतीब चेंज हो गई है। 177 है, लेक्चर लंबा होता जा रहा है। इसके अंदर हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो स्टूडेंट हमने पीछे पढ़ा था ना डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो ये उसी को थोड़ा सा हमने इम्प्रूव करके अपनी जो हमारे पास चैनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमने इसे यूज़ करना है। तो इसमें क्या होता है,
स्टूडेंट सबसे पहले तो आपने ये स्टैंड फॉर देख लेना है। आप सोचेंगे कि मैम क्यों बार बार ये बताती हैं, क्योंकि स्टूडेंट यही चीज़ें आती हैं आपके व्यू वाले बिल्कुल बच्चों वाला पेपर बना के देते हैं। अगर आप लंबी लंबी चीज़ें रटने बैठ जाओ और कॉमन चीज़ों को छोड़ दो तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि स्टूडेंट आपकी जो व्यू वाले होते हैं उनकी यही कोशिश होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पास आउट करें अपने एग्जाम को। तो स्टूडेंट हमारी जो चैनलाइजेशन है इसका मतलब क्या है कि पूरे चैनल को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देना। FDMA यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लेक्सिंग थी, इसमें हम जो हमें दस्तियाब बैंडविड्थ होती थी उसको फ्रीक्वेंसी के छोटे छोटे बैंड्स के अंदर तकसीम कर देते थे। ये इसका सबसे बड़ा असूल है। स्टूडेंट हर स्टेशन को एक खास बैंडविड्थ अलॉट की जाती है और जो हमेशा उसी का रहता है, चाहे वो स्टेशन डेटा भेज रहा हो या खामोश हो, यानी कि एक ऐसी बैंडविड्थ दे दी जाती है जो उसकी है, यानी कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और इसके अंदर और क्या होता है स्टूडेंट कि वो किसी भी जगह या फिर वो जो जगह होती है या कोई भी टोकन वगैरह होता है वो किसी को दिया नहीं जा सकता। बैंडविड्थ हर स्टेशन को एक खास बैंड पास फिल्टर दिया जाता है जिसे वो इस्तेमाल करता है ताकि वो सिर्फ एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर ही रहे और दूसरों के काम में मुदाखलत ना करे। इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, हम अपनी पार्टीशन कर देते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर आपको दो चीज़ें बताई गई। FDM इसमें क्या होता था, फिजिकल लेयर मक्स टेक्निक यूज़ हो रही होती थी, और यहाँ पर हम क्या करें, डेटा लिंक लेयर एक्सेस मेथड यूज़ करें। इस जो पूरी डायग्राम है ना स्टूडेंट, ये दो ही पॉइंट है जो सर ने आपको बता दिए हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, अब यहाँ पर चार कंप्यूटर हैं। वन के पास डेटा है, ये देखें वन के पास क्या है, डेटा है, जबकि जो हमारा तीसरा कंप्यूटर है वो चुपचाप बैठा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, दरमियान वाला जो हमारा ग्रे बॉक्स है वो क्या करता है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो कलर्ड लेयर्स होती हैं उनको दिखाता है। तो स्टूडेंट नोट करें कि हमारा जो स्टेशन 3 है वो खामोश है, लेकिन इसके पास मखसूस पीले रंग की जो बैंडविड्थ है वो तो मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी अपनी जगह उसके पास रिजर्व है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो ऊपर पॉइंट लिखा है आपने इसे मिस नहीं करना, इसे रट लेना है आपने। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चैनलाइजेशन, यानी कि इसकी पार्टीशन 2। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, TDMA। तो TDMA क्या होता है स्टूडेंट, हमने वहाँ पर मिड में भी ये पढ़ा था। तो TDMA का कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसे अपने चैनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में यूज़ कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट हमारी जो TDM का मतलब क्या था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो स्टूडेंट इसमें हमने जो पीछे वाला फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड पढ़ा था ना, अब यहाँ पर क्या रिलेट हो जाएगा, हमारी टाइम डिवीजन रिलेट हो जाएगी। इस तरीके में स्टूडेंट तमाम चैनल्स की पूरी बैंडविड्थ होती है और इसे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने मखसूस टाइम स्लॉट के दौरान। ऊपर क्या था कि हर किसी की अपनी 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 इजाज़त थी या फिर अपना अपना टोकन था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सबके पास सेम ही बैंडविड्थ है, लेकिन टाइम अलॉट कर दिया जाता है, मखसूस टाइम। हर स्टेशन को एक वक्त अलॉट किया जाता है और वह सिर्फ इसी वक्त अपने डेटा को भेज सकता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको यही कॉन्सेप्ट बताया गया। ये देखें स्टूडेंट, हर एक के पास जो तमाम बैंडविड्थ है वो अवेलेबल होती है, लेकिन एक ख़ास टाइम ही होता है जिसके अंदर वो क्या कर सकता है। देखें इसके पास हमारे पास पहला टाइम था, ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट इसके पास है तो सही, लेकिन वो क्या है, वो अभी स्टिल बंद पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके पास कौन सा आया, थर्ड। ये देखें थर्ड को उन्होंने वाइट से शो किया। इसके पास क्या था, सेकंड, और इसके पास कौन सा आया, फोर्थ। यानी कि हर कोई अपने अपने टाइम में काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए प्रीमिएबल बिट्स। तो ये क्या बला है स्टूडेंट, स्टूडेंट हमारे डेटा की जो ब्लॉक्स में स्टार्ट में जो दिखाया गया है ना, ये देखें ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, प्रीमेबल बिट्स। और स्टूडेंट हमारी ये जो बिट्स होती हैं वो रिसीवर को बताती हैं नया डेटा शुरू हो रहा है। और स्टूडेंट यहाँ पर आपको गार्ड टाइम भी बताया गया है। तो स्टूडेंट ये दो ब्लॉक्स के दरमियान छोटा सा खाली हिस्सा छोड़ दिया जाता है ताकि अगर किसी को घड़ी थोड़ी आगे या पीछे हो जाए तो आपस में टकराव ना हो। यानी कि थोड़ा सा खाली जो फासला होता है ना उसका, ये देखें जुड़ा नहीं है ना, ये देख यहाँ पर ये जो थोड़ा सा फासला है वो किस लिए है, ताकि टकराव ना हो जाए। अगर 1-2 सेकंड का फासला हो जाए तो वो दोनों आपस में ठीक तरीके से चल सकें। ऊपर आपको सिंक्रोनाइजेशन का बताया गया है। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि ना, इसका मतलब है तमाम स्टेशंस की जो हमारे पास घड़ियां हैं या टाइम स्लॉट्स हैं बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए ताकि एक का वक्त ख़त्म होते ही दूसरा शुरू हो जाए। तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, हमारा फेल हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका लास्ट
आपका टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे स्टूडेंट अब हमने ऊपर 2 टेक्निक्स पढ़ी है ना। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि FDM, तो इसमें क्या होता था, हम फ्रीक्वेंसी को पूरे चैनल के अंदर बांट देते थे और हर एक को अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी दे देते थे, लेकिन सिर्फ एक ही वक्त में वो इस्तेमाल होती थी। लेकिन जो हमारा स्टूडेंट TDM था, यहाँ पर क्या था कि हम डेटा को भेज सकते थे। यहाँ पर जो हमारा वक्त था ना, उसकी हम कर रहे थे डिवीजन, ऊपर हम जो फ्रीक्वेंसी थी उसमें हम बैंडविड्थ की कर रहे थे। तो स्टूडेंट अब हमने पढ़ना है CDM, यानी कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसके अंदर क्या होता है, इसका जो स्टूडेंट बुनियादी आइडिया है ना, वो हमारा है कोड के ज़रिए बातचीत करना। हर स्टेशन को एक ख़ास और मुनफरद कोड दे दिया जाता है। जब तमाम स्टेशन अपने डेटा को एक साथ भेजते हैं तो वो मिक्स हो जाता है, लेकिन रिसीवर अपने मखसूस कोड की मदद से मिक्स हुए डेटा में से अपना हिस्सा निकाल लेता है। बहुत ये आपकी एफिशिएंट है स्टूडेंट, इसके अंदर कोई चक्कर नहीं है, टाइम का कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमें मतलब फ़ायदा क्या हो रहा है कि अपना जो रिसीवर को डेटा चाहिए होता है ना, वो उसे निकाल लेता है और बाकी सबको जहाँ भी उसने जाना होता है उसे उस चीज़ की परवाह नहीं होती। स्टूडेंट ये जो ऊपर वाली 3 लाइनें हैं ना, ये आपको डिफरेंस ही बताया गया, तो आपने इसे देख लेना है ऊपर वाले ही पॉइंट्स। अब ये डायग्राम पर आते हैं। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इस डायग्राम में आपको सबसे पहले तो है बिट 0। यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, आपको सर ने जस्ट यही बताया है। देखें ये D1 है, जब यहाँ पर आएगा तो इसके साथ D1 का भी तो अपना एक कोड है ना, तो D1 और C1 मतलब कि उसका कोड। ये जो कंप्यूटर था ये D2 नाम रखा हमने इसका, और इसका जो अपना कोड था हमने उसे C2 का नाम दे दिया। इसी तरह स्टूडेंट ये देखें, ये D3 था कंप्यूटर का नाम, और जब इसके साथ इसका अपना कोड लगा तो वो D3 हो गया, C3 हो गया, और इस तरह D4 था और C4 हो गया। तो स्टूडेंट अब क्या हुआ, तमाम जो डेटा था ना वो कंबाइन हो गया। ठीक है, जब वो कंबाइन होता है तो हमारे जो स्टेशंस होते हैं वो नंबर स्टेशंस 4 हो जाते हैं। तो इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, हमारा जो यहाँ पर देखें, आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाया गया है। देखें हमने C1 को क्या किया, हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, C1 को 1 सेकेंड स्टूडेंट, हमने सबसे पहले C1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है इस पूरी इक्वेशन को। इसके बाद हमने क्या किया, C1 को साइड पे किया और अपनी जो D1 DC को अलहदा किया। बस हमने क्या किया, जो दरमियान में प्लस था उसे अलहदा किया और हर एक के साथ 1 को क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया। तो स्टूडेंट अब देखें, हमारा जो D3 D2 ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इनको इक्वल रखते हैं तो इनकी जो वैल्यूज़ आती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। अब देखें इसके बाद क्या होगा, हमारे जितने भी C होंगे हम उनको काउंट कर लेंगे और उसको D1 के साथ हम उसका रिलेशन बना देंगे। अब देखें यहाँ पर हमारा जो D4 था वो इस D4 हमारा कैंसिल कर रहा है हमारे D2 के फैक्टर को। इस इक्वेशन की कोई सेंस नहीं बन रही स्टूडेंट। बस आप ये याद रख लें कि लास्ट पर जो हमारी डिवीजन हो रही होती है उसके लिए हम 4 = 4D1 का जो फार्मूला है वो यूज़ करते हैं। मुझे इस इक्वेशन की समझ नहीं आ रही स्टूडेंट, माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह अगर इसका कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये कन्वे कर रही हुई तो मैं एक छोटा सा शॉर्ट बना दूंगी जहाँ से आपको इसकी समझ आ सके। स्टूडेंट ये वाला आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में मैं जैसे जैसे आपको पढ़ा रही होती हूँ वैसे ही मैं चीज़ें देख रही होती हूँ, पहले से मैं पेपर प्रिपरेशन नहीं करती। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं हमारे पास स्टूडेंट। जब हमारा डेटा बिट 0 हो तो उसका मतलब क्या है, वो -1 है। ठीक है, 3 ही MCQs हैं, आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट जब हमारा डेटा बिट 1 होती है तो वो हमारा +1 होता है। ठीक है, और जब साइलेंट हो तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा 0 होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि डेटा प्रेजेंटेशन इन CDMA व्हेन डेटा बिट इज़ 0 विच इज़ करेक्ट। तो आपने हमेशा याद रखना है, जहाँ पर 0 होता है तो वो -1 आता है, जहाँ पर डेटा बिट 1 होता है +1 आता है, और जहाँ पर 0 होता है वो हमारी साइलेंस होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दुआओं में ज़रूर याद रखें, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें। और स्टूडेंट अगर कोई भी सजेशन हो तो वो आप मुझे दे सकते हैं। बाकी अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।